नमस्कार। लीगली योर्स के इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं डॉक्टर पीएम त्रिपाठी, डायरेक्टर वैद आईसीएस लखनऊ, और हमारे इंस्टीट्यूट के लॉ के फैकल्टी हेड अमित सर। आज हम लोग इस हफ्ते के महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे जो कानून से जुड़ा है, जिसे हम अक्सर वारंट के नाम से जानते हैं। फिल्म हो, मीडिया हो, या और भी कोई सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन हो, हम वारंट शब्द का इस्तेमाल कई बार जगह जगह होता देखते हैं, लेकिन हमें ठीक से वारंट के बारे में मालूम नहीं, या हम उसका सही अर्थ नहीं समझते। कई तरह के वारंट होते हैं। क्या वारंट का मतलब होता है? वारंट का प्रोविजंस हमारे यहाँ कानून में कहाँ दिया गया है? इन सारे विषयों पर आज हम जानकारी लेंगे अपने फैकल्टी हेड लॉ अमित सर से। तो अमित, हमको आप ये बताइए, अक्सर हम लोग वारंट के बारे में सुनते बहुत हैं, लेकिन वारंट का मतलब क्या होता है और इसका प्रोविजन लॉ में कहाँ पर दिया गया है? सर, वारंट के बारे में जो प्रोविजन किया गया है वो सीआरपीसी का जो सेक्शन 2X है, सेक्शन 2X में सीआरपीसी में प्रोविजन किया गया था। और बीएनएसएस की अगर हम बात करें तो बीएनएसएस में सेम प्रोविजन जो किया गया वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 1Z में किया गया है। वारंट केस का मतलब ये होता है कि ऐसे मामले जिनमें पनिशमेंट जो होता है, पनिशमेंट 2 साल से ज्यादा का है। अच्छा अच्छा। तो पनिशमेंट अगर 2 साल से ज्यादा का है तो उन केसेस जो है, उन केसेस को वारंट केस कहा जाता है। और इसके अलावा में जिनमें पनिशमेंट 2 साल से कम का होगा तो उन केसेस जो है, उन केसेस को समन केस जो होता है, समन केस कहा जाता है। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन था कि वारंट कितनी तरीके का होता है। तो देखिए, एक तो वारंट जो इश्यू किया जाता है वो अरेस्ट के लिए वारंट इश्यू किया जाता है। उसके अलावा में कभी-कभी कुछ जैसे चोरी वगैरह हो गई या कुछ वस्तुएं वगैरह कहीं पे पता लगा है कि जानकारी मिली है कि यहाँ पर इन चोरी की चीजों को छिपाया गया, या रॉबरी वगैरह के माध्यम से जो भी चीजें थी या अदर चीजें कि फला फला जगह पे छिपाया गया, तो वहां पर सर्च वारंट जो था, सर्च वारंट इशू किया जाता है। ठीक। सर्च वारंट में जो प्लेस जहां पर इस प्रकार की चीजें होने की संभावना होती है तो वहां पर क्या होता है कि सर्च वारंट इशू करके उन सब चीजों को ढूंढने का प्रयास किया जाता है। यानी पुलिस जाकर वहां तलाशी ले हाँ, सकती है। तलाशी ले सकती है। इसके अलावा में एक वारंट और होता है जिसको बोलते हैं प्रोडक्शन वारंट। तो प्रोडक्शन वारंट का मतलब ये होता है कि जब भी कोई या तो अक्यूज्ड अगर कस्टडी में है, और कस्टडी में है और उस अक्यूज्ड पर्सन को कस्टडी से निकाल करके पुलिस ऑफिसर को कोई इन्वेस्टिगेशन वगैरह की आवश्यकता, इन्वेस्टिगेशन वगैरह करना है, या इंक्वायरी की स्टेज पर उस अक्यूज्ड को किसी दूसरे मामले में कोर्ट में लाना है, विटनेस के तौर पर भी हो सकता है, या किसी अदर मामले का अगर अक्यूज्ड है उसको लाना है, और या पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन के पर्पज से कुछ पूछताछ करनी है, तो वहां पर प्रोडक्शन वारंट जो था, प्रोडक्शन वारंट इशू किया जाता है। सेक्शन 267 सीआरपीसी में इसका प्रोविजन किया गया है प्रोडक्शन वारंट के बारे में। और ये तब इशू किया जाता है कि जब कोई भी अक्यूज्ड जेल में है और उसको जेल से निकाल करके पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है, तो वहां पर प्रोडक्शन वारंट इशू किया जाता है और उस पर्सन को जेल से निकाला जाएगा। लेकिन हर अक्यूज्ड को जेल से नहीं निकाला जा सकता सर। जहां पर इस बात की संभावना होती है कि अगर इस अक्यूज्ड को जेल से बाहर निकाला गया तो कहीं ना कहीं पर से पब्लिक पीस एंड ट्रैंक्विलिटी जो है उसको शांति व्यवस्था को हाँ, शांति व्यवस्था भंग हो सकती है। तो अगर इस प्रकार की संभावनाएं हैं तो वहां पर स्टेट गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट अपनी इस बात की रिपोर्ट लगाता है कि क्या बोलते हैं कि शांति व्यवस्था भंग हो सकती है। तो उस स्थिति में फिर प्रोडक्शन वारंट इश्यू जरूर किया जाएगा, लेकिन अक्यूज्ड को जेल से बाहर नहीं निकाला जाता है। इसमें होता क्या है कि ये जो वारंट इश्यू किया जाता है वो जेल का जो भारसाधक अधिकारी होता है, ऑफिसर इंचार्ज जो होता है, उसको वारंट जो होता है वारंट इश्यू किया जाता है। इसका पर्पज यही होता है कि जेल में अगर नहीं निकालना है तो पुलिस ऑफिसर जेल में भी जाकर के अक्यूज से पूछताछ कर सकता है। ठीक है, लेकिन निकालने का सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर तभी दिया जा सकता है जैसे जब इस प्रकार की शांति व्यवस्था भंग होने के कोई चांसेस नहीं हो। तो ऐसे में अगर पुलिस अधिकारी जेल में जाकर विवेचना या इन्वेस्टिगेशन करने का आदेश प्राप्त कर लेता है, तो क्या जिससे पूछताछ की जा रही है, जो अभियुक्त है, जिस पर आरोप है, जी जी, तो क्या उसके वकील के सामने या जेल अथॉरिटीज का रहना वहां जरूरी है, या अकेले में भी पूछताछ हो सकती है? नहीं सर, इस प्रकार का कोई एक्सप्रेस प्रोविजन तो नहीं किया गया है। तो अब नहीं किया गया तो मतलब किसी भी प्रकार की कोई फॉर्मेलिटी वगैरह की वहां पर आवश्यकता नहीं है। जेल का भारसाधक अधिकारी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कानून में यह है कि अगर
कोई भी चीज एक्सप्रेसली अगर नहीं लिखी गई है, कोई फॉर्मेलिटी अगर एक्सप्रेसली नहीं लिखी गई है, तो वहां पर जो भी ऑफिसर जो भी फंक्शंस कर रहा है, उसको फिर किसी भी प्रकार की कोई अदर फॉर्मेलिटीज फुलफिल करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये वारंट इशू करने की अथॉरिटी किस कानूनी पदाधिकारी के पास होती है, कौन जारी करता हाँ, है? वारंट सर जनरली जो होता है वो जो भी मजिस्ट्रेट जिस मामले में इंक्वायरी वगैरह कर रहा होता है या ट्रायल कर रहा होता है, तो वही मजिस्ट्रेट जो होता है, उस मजिस्ट्रेट के द्वारा वारंट जो होता है, वारंट इशू किया जाता है। उस पर जो मजिस्ट्रेट या जो पीठासीन अधिकारी होता है, पीठासीन अधिकारी की मोहर लगी रहती है। और वारंट जो होता है, एक बार अगर इशू कर दिया गया है, तो जब तक उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो जाता, जब तक उसका निष्पादन नहीं हो जाता है कि अगर किसी को अरेस्ट करना है, तो जब तक उसको अरेस्ट नहीं कर लिया गया है, तब तक वो वारंट जो था वो एग्जिस्टेंस में रहता है। या वारंट को वापस नहीं ले लिया गया है, तब तक वारंट जो था वारंट अस्तित्व में रहता है। तो वारंट इशू करने वाली अथॉरिटी के पास उसे वापस लेने का भी अधिकार है? हाँ, वापस ले सकता है कि अगर अदर तरीके से फुलफिल हो गई। हम्म। और वारंट के लिए जरूरी नहीं कि वो पुलिस ऑफिसर को ही दिया जाए। अच्छा। वारंट किसी प्राइवेट पर्सन जो होगा, प्राइवेट पर्सन के माध्यम से वारंट का एग्जीक्यूशन करवाया जा सकता है। कि जहां पर कोई अक्यूज जो है, अक्यूज भागा हुआ है और इमीडिएटली उसको अरेस्ट करने की आवश्यकता है, तो और पुलिस ऑफिसर उपलब्ध नहीं है, तो वहां पर प्राइवेट पर्सन को भी वारंट जो होगा, वारंट दे करके उस वारंट का एग्जीक्यूशन करवाया जा सकता है। और यहाँ पर प्राइवेट पर्सन को मना करने का भी अधिकार नहीं है। कि अगर वो मना करता है कि हम वारंट का एग्जीक्यूशन नहीं करेंगे, तो उस पर कानूनी कार्यवाही जो होगी, कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। अच्छा। एक और सवाल इसी से जुड़ा है, जी। कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को लेकर के। जी, जी। तो उसका भी एक तो दोनों का मतलब क्या है, अंतर क्या है, दोनों में फर्क क्या है? संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध, और किन मामलों में वारंट इशू किए जा सकते हैं? देखिए सर, जनरली लोगों का मानना ये है कि संज्ञेय अपराध वो अपराध होते हैं कि जिनमें पनिशमेंट 3 साल से ज्यादा का है, और असंज्ञेय अपराध वो अपराध होते हैं जिनमें 3 साल से कम का पनिशमेंट। जबकि ऐसा नहीं है। जब हम बीएनएसएस या सीआरपीसी पढ़ते हैं, तो बाकायदा उसमें फर्स्ट शेड्यूल जो दिया गया, और फर्स्ट शेड्यूल में जिन ऑफेंसेस को कॉग्निजेबल कह दिया गया वो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होंगे, और जिन ऑफेंसेस को नॉन कॉग्निजेबल कह दिया गया वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होंगे। तो हम बात करते हैं कि इनका क्लासिफिकेशन जो है वो पनिशमेंट के आधार पर नहीं, इनका क्लासिफिकेशन किया गया है कि इस आधार पर कि किन ऑफेंसेस में तुरंत इन्वेस्टिगेशन होने की आवश्यकता है। कि कुछ ऑफेंसेस ऐसे भी होते हैं कि जिनमें पनिशमेंट तो थोड़ा सा है, कम है, लेकिन उनमें तुरंत इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता है। तो फॉर्मेलिटीज यहाँ पर किसी भी प्रकार की फॉर्मेलिटीज पुलिस ऑफिसर को करने की आवश्यकता नहीं है। जब हम कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात करते हैं, तो बीएनएसएस के सेक्शन 173 में कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात की गई है कि पुलिस ऑफिसर जो होता है, जैसे उसको इंफॉर्मेशन मिलती है कॉग्निजेबल ऑफेंस की, तो चाहे वो उसके क्षेत्र का मामला हो और चाहे वो उसके क्षेत्र का मामला ना हो, उसमें तुरंत इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, ताकि जो एविडेंसेस वगैरह गायब हो सकते हैं या एविडेंसेस को आसानी से मिटाया जा सकता है, हटाया जा सकता है, वो ना किया जा सके किसी भी अक्यूज्ड के द्वारा। दूसरी बात, जब हम नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की बात करते हैं, तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का प्रोविजन सेक्शन 174 बीएनएसएस में किया गया है, और इसमें पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन तभी कर सकता है जब ट्रायल करने के लिए ऑथराइज या कमिट करने के लिए ऑथराइज मजिस्ट्रेट के द्वारा ऑर्डर दे दिया जाएगा इन्वेस्टिगेशन करने का। दूसरी बात ये कि वही उसी थाने का पुलिस ऑफिसर इस मामले का इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, उसी थाने में एनसीआर जो होती है उसको रिकॉर्ड करवाया जा सकता है जहां पर घटना हुई होती है। जबकि कॉग्निजेबल में ऐसा नहीं है कि वो मामला उस क्षेत्र का है या नहीं है, कोई भी पुलिस ऑफिसर जो होगा वो उसका इन्वेस्टिगेशन जो है इन्वेस्टिगेशन कर सकता है विदाउट ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट। दूसरी चीज जो फर्स्ट शेड्यूल में बात की गई, वो मेनली बीएनएस के ऑफेंसेस के बारे में बात करते हैं, और फर्स्ट शेड्यूल में जो उसका सेकेंड पार्ट जो है, वो सेकेंड पार्ट अदर लॉज के बारे में बात करता है। अदर लॉ के हर सेक्शन को लिख पाना पॉसिबल नहीं है। तो इसी वजह से, क्योंकि हम अगर बात करें कि कई सारे पिनल लॉज हैं इंडिया में, और जिनकी संख्या अगर देखे जाए तो हजारों में होगी, और हजारों कानून के हर सेक्शन को अगर हम लिखेंगे तो कहीं ना कहीं पर से शेड्यूल जो था वो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए अदर लॉ के कॉन्टेक्स्ट में 3 साल और 3 साल का कम का क्राइटेरिया ये बनाया गया है, लेकिन ये क्राइटेरिया है नहीं, ये सिर्फ एक मजबूरी थी कि हम हर सेक्शन को लिख नहीं सकते थे। तो अदर लॉज के कॉन्टेक्स्ट में ये, क्योंकि अगर पनिशमेंट क्राइटेरिया होता तो कॉग्निजेबल ऑफेंस की डेफिनेशन ये होती कि ऐसे ऑफेंसेस जिनमें पनिशमेंट 3 साल से ज्यादा का वो कॉग्निजेबल है, और जो जिनमें पनिशमेंट 3 साल से कम का है वो नॉन कॉग्निजेबल। ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं दी गई। अब जब नहीं दी गई डेफिनेशन, तो पनिशमेंट इसका क्राइटेरिया नहीं।
उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम लीगली योर्स द करंट न्यूज़ एनालिसिस अच्छा लग रहा होगा। आप अपने सजेशन, सुझाव हमें दे सकते हैं। अगर आप कुछ भी इसमें सुधार चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, तो हम आपके सुझावों का बहुत-बहुत स्वागत करेंगे और उनको लागू करके अमल में लाने की कोशिश करेंगे। आपसे दरखास्त है, रिक्वेस्ट है कि आप इस प्रोग्राम को अगर अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।